इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इतना रेगुलरली हार क्यों रहा है, तवातुर से क्यों हारे चला जा रहा है। T20 की अगर हम बात कर लें, अभी दोनों मैच पाकिस्तान हार गया। उसका गाइस जो मेरा ओपिनियन है उसमें सिंपली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पाकिस्तानी बॉलर्स की है। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना T20 में, जो हम जीतते रहे हैं पहले भी, वो हमेशा हमारी बॉलिंग लाइन रही है। हम अपोजिशन को कभी भी 200 स्कोर 90% ऑफ द टाइम्स हम अपोजिशन को 160 170 से आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। सो हम जब करने ही नहीं देते थे इतना स्कोर, तो हम आउट कर देते थे 150 पर, 140 पर, 160 पर मैक्सिमम। और वो हम चेज़ कर लिया करते थे अगर हम पहली बॉलिंग कर रहे हों। और अगर हम पहले बैटिंग करते थे तो तब भी हमारा एट पार स्कोर मैक्सिमम 160, 165, 170 होता था। और हम अपोजिशन की जो टीम थी उसको उससे पहले ही पूरी टीम को बुक कर दिया करते थे। तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत ही बुरी बॉलिंग लाइनअप जो है वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। बुरी लाइनअप इस सेंस में है कि टैलेंट में और पोटेंशियल में कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन हैं उनकी अपनी फॉर्म इस वक्त वो वाली नहीं है जो उनकी पहले टी ट्वेंटी मैचेस में हुआ करती थी। सो वो भी रन्स दे रहे हैं। हारिस रऊफ़ जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। मैं ना उनको पहले इतना कोई बड़ा बॉलर समझता था T20 क्रिकेट का, ना अब समझता हूँ। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक की नहीं। उनकी परफॉर्मेंसेस PSL में, बिग बैश में बहुत अच्छी होती हैं और वो ऊपर से आउट भी कर देते हैं। बिग बैश में तो मुझे ख़ास तौर पर ये लगता है कि वहाँ पर बैटिंग की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। जो भी बॉलर वहाँ जाता है हमारा वो परफॉर्म करता है, इंटरनेशनल में नहीं परफॉर्म कर पाता। तो हारिस रऊफ़ का तो एक पैटर्न है बेसिकली, T20 के वो बॉलर अच्छे हैं तो वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन जब उन पर प्रेशर पड़ेगा वो नहीं जितवा सकेंगे पाकिस्तान को। अभी तक तो नहीं वो जितवा सके। दैट इज़ माई ओन हम्बल ओपिनियन एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न। हारिस रऊफ़ का ये है कि वो तेज़ तेज़ बॉल करते हैं, उनकी बॉल में कोई मूवमेंट नहीं है। वो विकटें लेते हैं वेरिएशन से। वो स्लोअर वन बीच में कर देते हैं, कभी तेज़ कर देते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है नॉर्मली। सो वो ज़ाहिर है चढ़ा रहा होता है बैट्समैन, चढ़ाता है, कभी उधर कैच हो गया, कभी इधर कैच हो गया। वो बोल्ड भी जो करते हैं वो टेल एंडर्स को ही करते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया नहीं, लेकिन अच्छे बैट्समैनों को वो शुरू में आउट नहीं कर सकते। जब तक वो अपनी बॉलिंग में नसीम शाह की तरह थोड़ी सी स्विंग नहीं लेकर आएंगे, थोड़ी सी सीम पोजीशन, जो सीम होता है ना बॉल नसीम शाह का, उसका तो खैर एक्शन ही ऐसा ज़बरदस्त है, हाई आर्म एक्शन है कि उसका बॉल वैसे ही बड़ा सीम होता है, आउटसाइड भी और इन स्विंग भी। तो रऊफ़ को तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी स्विंग पर। खाली तेज़ तेज़ बॉलें फेंकने से कुछ नहीं होगा। हमारे क्रिकेटर थे मोहम्मद शमी, बहुत पोटेंशियल था, उनकी पेस हारिस रऊफ़ से ज़्यादा थी, लेकिन उनका प्रॉब्लम भी मुझे यही लगता था कि वो सिर्फ तेज़ तेज़ बॉलिंग करते थे, उनकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं थी, उनके पास कोई स्विंग नहीं थी। रऊफ़ का भी ये है कि लाइन लेंथ भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती और सिर्फ तेज़ करवाते हैं। इसीलिए वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी नाकाम हुए थे, और T20 में वो जैसे चल रहे हैं बस वो ऐसे ही चलेंगे। देखें, 2 ओवरों में आप 30 रन खा लें, आखिर में आप विकेट ले लें तो डैमेज हैड बीन डन, डैमेज तो हो चुका था। 195 स्कोर यार रोज़ रोज़ नहीं होता। हमें आज भी बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ा है। ये जो अभी दूसरा T20 मैच हुआ है, वो मैं रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूँ, इस वजह से आज का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। भाई 190 स्कोर नहीं होता रोज़ रोज़ चेज़, ना 200 स्कोर चेज़ होता है। आपको अपोजिशन को आउट करना है, अगर आप पहली बैटिंग क्यों दे रहे हो उनको? आपका इनिशियल प्लान ही फेल हो गया ना। आपने उनको दी थी कोई 190 करवाने के लिए तो नहीं दी थी। 160 आपका होगा कि मैक्सिमम 160 से ऊपर नहीं जाने देना। बल्कि बल्कि जो टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करता है उसका तो होता ही ये है कि मैंने इसको 100 रन्स पर आउट करना है। इसीलिए तो कुछ देखते हैं विकेट पे तो आप करते हैं ना पहली बॉलिंग। सो आप पता नहीं पहले बैटिंग क्यों नहीं कर रहे। अच्छा है नहीं कर रहे, अगर पहले बैटिंग कर लेंगे तो जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रहा है, हम लोग तो 160-70 से ऊपर जाने नहीं लगे। सो न्यूजीलैंड तो बड़े आराम से कर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इतनी फ्लैट ट्रैक्स हैं ना न्यूजीलैंड में तो पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि चेजिंग का एक प्रेशर भी होता है। अगर आपने 130-40 भी किया हो तब भी चेज़ का एक प्रेशर होता है। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सिलेक्शन पर, बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग में भी इश्यूज़ हैं, उस पर भी बात करते हैं।
आज मैंने कहा थोड़ा सा क्रिकेटिंग थोड़ी सी डायसेक्शन भी कर लें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। यार वसीम जूनियर जो है वो वनडे में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। एक आपका वाहिद ऐसा बॉलर था जिसको आप सबसे ज़्यादा अंडररेट कर रहे थे, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप गुजरा है, और उसी ने आपको परफॉर्म करके दिया। तो क्या उसका चांस पहले नहीं बनता कि वो T20 खेले, या अब्बास आफरीदी का चांस पहले बनता है? अब्बास आफरीदी के मैं कल स्टैट्स देख रहा था, डोमेस्टिक के अच्छा है, अच्छे अच्छे उनके स्टैट्स हैं, लेकिन बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब उनको खिला रहे हैं आप, तो आपको तो विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए। आपको जब तक आप विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं खिलाएंगे या आपके बॉलर्स विकेटें नहीं लेंगे, आप भूल जाएंगे आप उनको पहली बैटिंग करवा के किसी भी ऑपोजिशन को, तो आप आउट कर देंगे 150-60 पर। ना आमिर जमाल विकेटें ले रहे हैं, ना आसिफ आफरीदी ने पिछले मैच में विकेट लिए है। बाद में इतनी ज़्यादा मार खा के विकेट लेने का T20 में क्या फ़ायदा है, राइट? शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट नहीं ले सके आज वो, लेकिन बहरहाल 4 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। रऊफ़ ने आखिर में विकेटें लिए हैं जब डैमेज जो है ना वो हो चुका था। तो हम के लोगों के पास क्या सिर्फ नसीम शाह है? हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये हमने पता नहीं क्यों मशहूर किया हुआ है कि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, हमारी बॉलिंग लाइन में बहुत मसाइल हैं, आउट ऑफ फॉर्म है लड़के। जब तक हम विकेटें नहीं लेंगे ऊपर से, हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्पिनर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपको ऊपर से विकेट नहीं मिलेगी। सो ये तो बॉलिंग का हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आसिफ आफरीदी को या आमिर जमाल को आप ड्रॉप करके, अभी तो आमिर जमाल को ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 मैचों में कुछ ख़ास नहीं किया, वसीम जूनियर को डालें। अगर आप रऊफ़ को तो खैर नहीं अब ड्रॉप कर सकते, लेकिन अगर आप आसिफ आफरीदी को ड्रॉप नहीं कर सकते तो आप वसीम जूनियर को खिलाएं ताकि विकेटें मिलें। और स्पिनर में आप देखें आपके पास आप क्या अल्टरनेट लेकर गए हैं, उसामा मीर की जगह उस स्पिनर को ट्राई आउट कर लें। बैटिंग में मैं अब थोड़ा सा खुलकर बात करता हूँ। इफ्तिखार अहमद को कब से चांस दे रहे हैं आप? कोई एक मैच है जो इफ्तिखार अहमद ने अपनी बैटिंग से जितवाया है? कोई एक मैच मुझे बता दें जो इफ्तिखार अहमद ने अपनी बैटिंग से जितवा दिया हो। ठीक है वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, पावर हिटर हैं, लेकिन व्हेन यू नीड हिम वो आउट हो जाते हैं, राइट? तो नीचे जो 5वें 6ठे पे जो प्लेयर आता है वो उसका जॉब होता है कि उसने मैच को फिनिश करना है। जैसे अब्दुल रज़ाक फ़िनिश किया करते थे, आफरीदी भी अक्सर फ़िनिश कर लिया करते थे। ठीक है उनका रेशो कंसिस्टेंसी का कम था, लेकिन वो फ़िनिश करते थे। सारी ज़िम्मेदारी ऊपर टॉप ऑर्डर पे डाली हुई है, वो भी बाबर आज़म पर, कि वो एक विराट कोहली है हमारे पास जो ऊपर से खेलेगा, उसका साथ कोई नहीं देगा, और नीचे से वो सारा एंड में मैच जितवा के जाएगा। तो ये 5वें 6ठे 7वें नंबर पे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? तो वी आर सीरियसली लैकिंग इन द पावर हिटिंग डिपार्टमेंट। आज़म खान को आप खिला दें 5 मैचेस, देख लें वो कितना परफॉर्म करते हैं। अगर 5 मैचों में वो एक में परफॉर्म कर रहे हैं ना, जितवा रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए तो अच्छा है कि आप उनको ट्राई आउट कर लें। लेकिन इस तरह का प्लेयर आप वर्ल्ड कप में आगे नहीं लेकर जा सकते जिसकी कंसिस्टेंसी ये हो कि वो 5 मैचों में एक मैच जितवाए। दूसरा मेरा तो ये मशवरा होगा कि आप पावर हिटिंग डिपार्टमेंट में पावर हिटिंग जो आपका है 5वां 6ठा 7वां, उसमें ऑप्शंस देखें। अब आप साहबज़ादा फ़रहान को ले गए, वो ओपनर है, वो बेचारा अपनी पोजीशन 4थे 5वें नंबर पर खेलेगा, तो वो तो है ही ओपनर। हारिस की अगर हम बात करें, उसकी काफ़ी बात हो रही है कि उसको ले जाते, यार वो भी नीचे नहीं खेल सकता, वो भी ओपनिंग स्लॉट में खेलता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। जस्ट डू नॉट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट? हमारा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर ऑर्डर में ही प्रॉब्लम था। बाबर रिजवान ओपन करते थे, वहाँ प्रॉब्लम ये आता था कि वो 12 ओवर्स तक ना एवरेज वो अपने अपने जो 40-50 उनके हो जाते थे, नीचे प्रेशर पड़ता था, लोअर ऑर्डर नहीं कर पाता था। अभी भी यही हो रहा है कि आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे रहे हो, फिर नीचे से कोलैप्स कर रहे हो। खैर अभी कर लें ये कॉम्बिनेशन ट्राई, अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन माइट भी इनको साइम और फ़खर को ओपन करानी होगी। बाबर ज़बरदस्त है तीसरे नंबर पे, उसने प्रूफ कर दिया है, टॉप प्लेयर है, जिस नंबर पे खिलाओगे खेल जाएगा, उसको तीसरे पे रखें। चौथे पे रिजवान को डालें क्योंकि वो कंसोलिडेट करता है। रिजवान जो है ना वो बड़ा थिंकिंग प्लेयर है, वो मैच को जब चाहता है वो बचा भी लेता है और एक्सेलरेट भी कर लेता है। तो उसको चौथे पे डालें क्योंकि वो वनडे में भी चौथे पर आए थे, सो वो T20 में उनको चौथे नंबर पर आना चाहिए। 5वें पर आप इफ्तिखार कर लें, 6ठे पे फिर आज़म खान कर लें, और मैं तो समझता हूँ 6ठे के बाद भी आपके पास कोई पावर हिटर होना चाहिए। अब आमिर जमाल को डाला है 7वें पर, मेरा ख्याल में यहाँ तक बहुत है। सो इस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा।
सो ये हमारे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम ये दोनों मैच हारे हैं। ये दोनों मैच हम जीत सकते थे, लेकिन वही बात है कि हर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है यार। ये बांग्लादेश वाली बॉलिंग नहीं हमें करनी है, जिम्बाब्वे वाली, कि हर मैच में हम 200 प्लस खा रहे हैं या 190 खा रहे हैं। हम लोग नहीं जीत सकेंगे ऐसे।